हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 1 जून 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 31 मई, ऑप्शन डी है आपका 20 जुलाई। देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक साझेदारों द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य तंबाकू के हानिकारक उपयोग एवं प्रभाव के विषय में जागरूकता फैलाना तथा किसी भी रूप में तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करना है। सर्वप्रथम 1987 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने 7 अप्रैल 1988 को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में आयोजित करने हेतु प्रस्ताव पारित किया था। इसके पश्चात वर्ष 1988 में प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का आह्वान कराने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम जो है वो कमिट टू क्विट है। तंबाकू गंभीर और घातक स्थितियों जैसे कि हृदय रोग एवं फेफड़ों में कैंसर आदि के मुख्य कारणों में से एक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 31 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। मंत्रालय के अनुसार यह युवा और नवोदित लेखकों जो 30 वर्ष से कम आयु के हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। इसमें जो है पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके, वो वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया जा सकेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन ए है आपका शिक्षा मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी है आपका 25 मई, ऑप्शन सी 18 अगस्त, ऑप्शन डी 30 मई। देखिए, देश भर में प्रत्येक वर्ष जो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय पत्रकारों खास तौर पर हिंदी भाषी पत्रकारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही यह दिवस समाज के विकास में पत्रकारों के योगदान और पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व निर्धारण करने में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। 30 मई 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशन का शुभारंभ किया था। उदंत मार्तंड का शाब्दिक अर्थ होता है समाचार सूर्य। इतिहासकार पंडित युगल किशोर शुक्ल को भारतीय पत्रकारिता का जनक मानते हैं। वही बंगाल में हिंदी पत्रकारिता के जो शुरुआत का श्रेय है वो उसे राजा राममोहन राय को दिया जाता है। हिंदी पत्रकारिता ने इतिहास में एक लंबा सफर तय किया है। 1826 ईस्वी में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने जो पत्रकारिता की शुरुआत की थी, तभी वो कल्पना करना मुश्किल था कि भारत में पत्रकारिता भविष्य में इतना लंबा सफर तय करेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी आपका 30 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए रोक लगा दी है? ऑप्शन ए 10 जून, ऑप्शन बी 30 जून, ऑप्शन सी 25 जुलाई, ऑप्शन डी 15 जुलाई। देखिए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल पैसेंजर उड़ानों पर प्रतिबंध को 1 महीने के लिए यानी 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। हालांकि यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो संचालन और विशेष रूप से विमान नियामक द्वारा अनुमानित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। ये प्रतिबंध इससे पहले जो है आपका 31 मई तक था और अभी 1 महीने और बढ़ा के आपका 30 जून तक कर दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 30 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर एचडीएफसी बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए 10 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 15 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 20 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 25 करोड़ रुपए।
देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 6 की उपधारा 2 और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते एचडीएफसी बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता से संबंधित नहीं है। ये देखिए, कोई स्टूडेंट जो यहाँ पे है और बैंकिंग का तैयारी करते हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये धारा सब आप लोग याद रखिएगा कि किस धारा के तहत जो है आरबीआई जो है किसी बैंक पर जुर्माना लगा सकती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा 10 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 1 से 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। देखिए, मलेशिया ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 1 से 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। मलेशिया में हर रोज आने वाले कोरोना मामलों का आंकड़ा जो है वो 8000 से अधिक हो गया है, जिसके कारण सरकार ने देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया है। 1 से 14 जून तक लागू लॉकडाउन से पहले चरण में सभी सोशल व इकोनॉमिक सेक्टरों के संचालन की अनुमति नहीं होगी, केवल आवश्यक इकोनॉमिक सेवाओं को छूट दी जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आपका मलेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी असम। देखिए, असम सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में कोविड-19 के कारण हुए बच्चों की बेहतर शिक्षा और एवं कौशल के विकास के लिए अभिभावकों को हर महीने 3500 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। जिन बच्चों के परिवार में देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उन्हें आवासीय विद्यालयों या संस्थानों में भेजा जाएगा और इसका खर्च सरकार उठाएगी। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन है, जैसे कि आपका इस बार जो है आपका ये, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी असम। असम ने इस बार जो है आपका मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरुआत की है। अभी आपका प्रीवियस क्लासेस में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे राज्य सरकार जो है बहुत सारे नए नए योजनाएं ला रहे हैं जिनके माता पिता मतलब कोविड के शिकार हुए हैं और बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके लिए, बुजुर्गों के लिए, ट्रांसजेंडरों के लिए। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि कौन सा स्टेट कौन सा योजना लेके आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख किया गया है? ऑप्शन ए 8 लाख, ऑप्शन बी 9 लाख, ऑप्शन सी है आपका 7 लाख, ऑप्शन डी 10 लाख। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए 6 लाख से बढ़ाकर जो है वो 7 लाख कर दिया गया है। ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स, मेंबर एम्प्लॉयज को जीवन बीमा की सुरक्षा भी देता है। ईपीएफओ परिवार को 7 लाख रुपए का डेथ क्लेम कवर दे रहा है। एक पीईपीएफ खाताधारी अपने सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना स्कीम के तहत जो है 7 लाख रुपए तक की फ्री इंश्योरेंस के योग्य होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 7 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्द ही प्रसारकों की सर्वोच्च संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? ऑप्शन ए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, ऑप्शन बी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन फाउंडेशन, ऑप्शन सी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, ऑप्शन सी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड एनर्जी फाउंडेशन। देखिए, जल्द ही प्रसारकों की सर्वोच्च संस्था जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी आईबीएफ का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन यानी आईबीडीएफ किया जाएगा। सभी डिजिटल ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग फर्मों को विनियमित करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के दायरे को विस्तारित किया जा रहा है।
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन द्वारा डिजिटल मीडिया से संबंधित सभी मामलों को संभालने के लिए एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी का निर्माण किया जाएगा। वर्षों से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने एक मजबूत प्रसारण करने का निर्माण करने के लिए सरकार को अनुसंधान आधारित नीति और नियामक प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रतिवर्ष जो है आपका संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 मई, ऑप्शन बी 29 मई, ऑप्शन सी 30 मई, ऑप्शन डी है आपका 31 मई। देखिए, संयुक्त राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रतिवर्ष आपका 29 मई को संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापना के लिए शहीद हुए सैनिकों को याद करना एवं उनका सम्मान करना है। ज्ञात हो कि पहले संयुक्त राष्ट्रीय शांति मिशन का जो गठन है वो आपका 29 मई 1948 को किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षकों की एक जो छोटी टुकड़ी थी उसको तैनाती को अधिकृत किया था। इस दिवस को वर्ष 2003 में पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र वैश्विक शांति के लिए अपने संबंधित हिस्से को भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 29 मई। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।